आज हम लोग इस वीडियो में सतत और व्यापक मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। जैसे सिंपली हम जानें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है क्या। यह देखा जाए तो छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पहलू पूर्ण रूप में शामिल हैं। या आप ये कह सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पहलू पूर्ण रूप में शामिल हैं। यह मूल्यांकन की एक उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्य पर बल देती है। या आप ये कह सकते हैं कि अर्थात यह वैविध्यपूर्ण अधिगम के मूल्यांकन एवं आकलन में निरंतरता और अन्य व्यवहार के परिणाम के स्वरूप होता है। अब हम आते हैं कि सतत का अर्थ क्या है, क्योंकि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सतत और व्यापक। तो स्वाभाविक है कि सतत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि छात्रों के विकास की पहचान पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना है और साथ ही साथ उसी का दूसरा शब्द या कहिए कि जो दूसरा शब्द से जुड़ा कर बना हुआ है व्यापक, यह छात्रों की बुद्धि और विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करता है। स्वाभाविक है कि जब सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आती है तो वहाँ हमें एक नीड होती है, एक आवश्यकता ये महसूस होता है कि उसका पहले कॉन्सेप्ट मेरे अंदर क्लियर होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है क्या। क्योंकि मूल्यांकन जैसी चीज़ें ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, विभिन्न विधियों से होती चली आ रही हैं। तो यहाँ जब सतत और व्यापक मूल्यांकन का चर्चा किया गया, बातें की गई, तो स्वाभाविक है कि उन दोनों का अर्थ मेरे लिए जानना मस्ट होता है। अब हम आते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के मूल लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। सीसीसीई का मुख्य उद्देश्य बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना। मीन्स सिंपली हम बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं वह हर पहलू, चाहे उसका मीन्स कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो भी उसकी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी का मूल्यांकन करने का तर्क होता है। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं कि यह बच्चों के तनाव को कम करता है। माने कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का ये भी एक लक्ष्य होता है कि इसमें बच्चे के अंदर तनाव नहीं होता या तनाव के साथ वो किसी कार्य को नहीं करते हैं, बल्कि वह उस अपने तनाव को दूर करके उस पर कार्य करने का वो प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं कि मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना। मीन्स क्योंकि सिंपली मूल्यांकन बहुत पहले से होता है, जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा किया है कि मूल्यांकन पहले से चलता आ रहा है, उसे और व्यापक रूप देना सतत और व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है। कि बच्चे का सिर्फ किताबी ज्ञान या आप कह सकते हैं सिर्फ कक्ष में दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि उस मूल्यांकन के साथ साथ उसके जो व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं, जो व्यवहारिक एक्टिविटी होती है, साथ ही साथ जो उसको विद्यालय में जो भी क्रियात्मक एक्टिविटी होती है उस बच्चे का उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसमें आते हैं कि निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। मीन्स मूल्यांकन का यह भी एक लक्ष्य है कि वह निदान और उपचार के साधन प्रदान करता है। अब हम आते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। सतत और व्यापक के मूल्यांकन का बहुत से उद्देश्य हैं, विभिन्न तरह के उद्देश्य हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि ध्वनि निर्णय लेना और शिक्षार्थी की विकास अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की गति और अधिगम के परिवेश के लिए समय पर निर्णय लेना। साथ ही साथ और उद्देश्य जो इसके होते हैं कि आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। अब हम आते हैं कि सतत और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, मीन्स इसकी विशेषता क्या है। आते हैं कि सतत का यहाँ सीसीई का सतत पहलू मूल्यांकन के निरंतरता से अधिक पहलू का ध्यान रखता है। या आप ये कह सकते हैं कि सीसीई का सतत पहलू मीन्स सीसीई का जो सतत पार्ट है, जो उसका पहलू है, सतत शब्द है,
वह मूल्यांकन के निरंतर और आवधिक पहलू का ध्यान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कि सीसीई का व्यापक घटक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन का ध्यान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि इसमें विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन शामिल होता है। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल है, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां और दृष्टिकोण जैसी मान्यताएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि सह शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन पहचान मानदंडों के आधार पर कई तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जबकि जीवन कौशल में आकलन और परीक्षण सूची के संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि सीसीई के कार्य क्या है। यहाँ पे कह सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच की अनुमति देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि यह पूर्ण रूपेण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। सीसीई का दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में पूर्ण रूपेण मदद करता है। सीसीई छात्रों की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान पहले से हो जाता है। अब हम आते हैं सीसीई के पहलू क्या है, मीन्स सतत और व्यापक मूल्यांकन के पहलू क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं पर विचार करता है। शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र या विशिष्ट क्षेत्र शामिल होते हैं। ये क्षेत्र लेखन, वादन, कौशल में सुधार के लिए मौखिक और लिखित कक्षा परीक्षण, चक्रीय परीक्षण, गतिविधि परीक्षण और सभी विषयों के दैनिक कक्षा कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है। शैक्षिक मूल्यांकन रचनात्मक और योगात्मक दोनों तरह के होने चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन के दो स्वरूप होते हैं, दो तरह से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। एक उनका रचनात्मक होता है और दूसरा योगात्मक होता है। हम आते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। नैदानिक परीक्षण सहित रचनात्मक मूल्यांकन छात्र दक्षता में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संबोधित करने में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा की जाने वाली औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। इसमें सामान्यतः हम देखें तो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रक्रिया शामिल होती है, जो विषय वस्तु और प्रदर्शन के विवरण पर केंद्रित होती है। यह आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत होती है, जो प्रायः उत्तरदायित्व के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक परिणामों की निगरानी का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? स्वाभाविक है कि योगात्मक मूल्यांकन प्रतिभागियों के उस मूल्यांकन को सूचित करता है, उस मूल्यांकन को बताता है जहां एक कार्यक्रम के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य एक निर्देशक इकाई के अंत में एक मानक या बेंचमार्क से तुलना करके छात्र अधिगम का मूल्यांकन करना है। योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? आप कह सकते हैं कि उसकी अच्छाइयाँ क्या है या उसकी विशेषताएं क्या है। फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि यह एक यूनिट या सेमेस्टर के अंत में किया जा सकता है, ताकि उन्होंने क्या सीखा है या क्या नहीं सीखा है इसका संपूर्ण निरूपण किया जा सके।
नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि यह रचनात्मक मूल्यांकन का विरोधाभासी है जो प्रतिभागियों के विकास को किसी विशेष समय पर सारांशित करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि यह छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करने का एक पारंपरिक मार्ग है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि सह शैक्षिक मूल्यांकन क्या है। हमने शैक्षिक मूल्यांकन की चर्चा की और सह शैक्षिक मूल्यांकन, दूसरे शब्द, दूसरे पॉइंट्स कि सह शैक्षिक मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के सह शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र छात्र के सामान्य ज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत, नृत्य और कंप्यूटर के कौशल विकास पर केंद्रित होता है। इन्हें हम क्विज के माध्यम से, प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के माध्यम से मूल्यांकित कर सकते हैं, मूल्यांकन करते हैं। विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली एक शिक्षार्थी को विभिन्न तरह के या कह सकते कि विभिन्न माध्यमों से वह बच्चों का सहयोग करते हैं, छात्रों का सहयोग करती है। पहले पॉइंट पर हम आते हैं कि यह बच्चों के तनाव को कम करता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सह शैक्षिक मूल्यांकन पूर्ण रूपेण बच्चों के मानसिक तनाव को पूर्ण रूपेण कम करने का कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं कि यह मूल्यांकन को मीन्स सह शैक्षिक मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि सह शैक्षिक मूल्यांकन निदान और उपचार के साधन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि यह रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करता है। अब हम आते हैं कि विद्यालय आधारित सीसीई की विशेषताएं क्या है। विद्यालय आधारित सीसीई की मीन्स विशेषताएं क्या है कि विद्यालय आधार पर उसकी क्या उपयोगिता है या किस स्तर से वहां वो कार्य कर सकता है, किस तरह से होता है। फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि यह पारंपरिक प्रणाली की तुलना में प्रभावशाली, अधिक व्यापक और सतत होता है। स्वाभाविक है कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मूल्यांकन का सिस्टम था, जो पहले मूल्यांकन करने का एक माध्यम, एक साधन चला आ रहा था कि साल के अंत में हम बच्चों का एक एग्जाम के तर्क के माध्यम से या उनका हम साल के अंत में परीक्षा लेकर हम उसका मूल्यांकन करते थे। वहाँ स्वाभाविक है कि बच्चों को सुधारने का मौका नहीं मिलता था या उनके अंदर जो विभिन्न तरह की कमियां होती थी, जो प्रॉब्लम्स होती थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या उनकी कमियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता था। और यहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों के अंदर अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम बीच समय में ही, चूंकि वो प्रॉब्लम हमें महसूस हो जाती है, पता चल जाता है एक शिक्षक को, तो स्वाभाविक है कि उसको निदान करने का भी कार्य हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो पारंपरिक प्रणाली की तुलना में पूर्ण रूपेण यह प्रभावशाली है, अधिक व्यापक है और चूंकि लगातार चलता आता है, तो स्वाभाविक है कि बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य व्यवस्थित अधिगम और विकास में शिक्षार्थियों की सहायता करना है। मीन्स कि उसका पहला उद्देश्य यह है कि बच्चों के जो अधिगम और विकास है वह शिक्षार्थियों को पूर्ण रूपेण सहयोग करने में कार्य करता है, सहयोग करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। और हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं और इस टॉपिक के लास्ट शब्द पर हम आते हैं कि यह अधिक पारदर्शी, अत्याधुनिक और शिक्षार्थियों, शिक्षकों तथा माता पिता के बीच सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हुआ।